नमस्कार। कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर के जो एमसीक्यूज हैं उन सारे एमसीक्यूज को हम लोग डिटेल में एनालाइज करके उसके आंसर को देखेंगे कि कौन सा आंसर जो है वह हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इससे पहले जो हमने वीडियो आपको अवेलेबल कराया, उस वीडियो में हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स थे जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया है झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची ने वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए जो मॉडल प्रश्न पत्र इनफैक्ट जारी किया है। आप सबों को मालूम है कि जो फिजिक्स का एग्जाम है क्लास 12 का जो फाइनल एग्जाम है उसके लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे। टोटल जो फुल मार्क्स है वो हमारा कितना होता है 70 मार्क्स। जो पुराना वाला जो ट्रेंड था, ठीक है, जो कोरोना के बाद जो स्टार्ट हुआ था उसमें 35 क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज पूछे जाते थे, लेकिन वह एमसीक्यूज जो है वो आपको ओएमआर सीट पे होता था और 35 जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते थे। लेकिन इस बार जो है जो पैटर्न है उसमें ये थोड़ा सा बदलाव हो चुका है। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है एमसीक्यूज के वह चेंज हो गए हैं और साथ ही साथ आपको एमसीक्यूज को आपको जो सब्जेक्टिव के लिए जो आंसर सीट मिलेगा उसी आंसर सीट में इनफैक्ट जो है सारे आंसर जो है वो आपको लिखने हैं। लिखने का क्या तरीका है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि अक्सर जो है एग्जामिनेशंस में एमसीक्यूज का जो आंसर लिखते हैं जो बच्चे जो कॉपी इवैल्यूएशंस में मुझे मिलता है, तो बहुत सारे बच्चे जो है एक सीक्वेंस में नहीं लिखते हैं और सीक्वेंस में लिखने के अलावा आपको जो आंसर है उसको किस तरह से करना है वो भी हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा पैटर्न पे हम लोग बात करें। पैटर्न जो है वह अब थोड़ा बदल गया है और क्वेश्चन जो है वह किस तरह से बदला है, क्वेश्चन का पैटर्न जो है उसमें किस तरह के बदलाव आए हैं उसको हम लोग यहाँ पर सरसरी निगाहों से देखेंगे। हालांकि आपको मालूम हो चुका है क्योंकि मॉडल प्रश्न पत्र सबने देखा है, तो इसमें ज़्यादा वक्त जो है मैं लूंगा नहीं आपका। देखिए जो जनरल इंस्ट्रक्शन है उसमें पहला है कैंडिडेट शुड आंसर इन देयर ऑन वर्ड्स एज मच एज पॉसिबल। तो स्टूडेंट से जो कैंडिडेट्स हैं उनसे हमेशा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वह आंसर जो है वह अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। कहने का मतलब है कि जो डायग्राम होगा, अगर फिजिक्स की बात करें तो जो डायग्राम का डिस्क्रिप्शन होगा उसको आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होगा उसको भी आप अपने तरीके से डील कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हूबहू जो है वो बुकीज ही होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, एंड देन आफ्टर जो है जो आप आंसर करेंगे उसमें लैंग्वेज जो है आपका खुद का इनिशिएटिव होना चाहिए, कुछ इनोवेटिव आइडियाज होने चाहिए, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वह लेकर आएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंपलसरी हैं। अब देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वह कितना है 48। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है फिजिक्स के एग्जामिनेशंस में 48 होंगे, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 25 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 25 जो है ये हम लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है और प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और उन 4 ऑप्शंस में से आपको एक चूज करना है और मार्क्स का निर्धारण जो है इसके लिए कितना किया गया है 1 मार्क। यानी कि 1 to 25 अगर सारे करेक्ट करते हैं तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे 25। तो हम लोगों का टारगेट क्या होगा कि सारे के सारे 25 क्वेश्चन जो है किस तरह से हम लोग करेक्ट करेंगे उस पर हम लोग यहाँ पर काम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 to 34 are very short answer questions, out of which it is mandatory to answer any 7 questions. Each question carries 1 marks. तो क्वेश्चन नंबर 26 to 34 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बहुत ही छोटे आंसर क्वेश्चंस हैं, यानी कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में जो है आपको आंसर करना है या डायरेक्ट उसका आंसर लिख देना है। इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है
कि 26 to 34 यहाँ पे आपको ज़्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं, 2 क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा मिल रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। कहने का मतलब है कि अगर 26 to 34 अगर आपको 2 क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, तब भी आपको 100% मार्क्स आ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 to 42 आर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। 35 to 42 जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, आउट ऑफ विच इट इज मैंडेटरी टू आंसर एनी 6 क्वेश्चंस। यहाँ पर भी आपको 6 क्वेश्चंस करने हैं, आपको कंपैरेटिवली ज्यादा क्वेश्चंस जो है यहाँ पर भी दिया जा रहा है, 2 क्वेश्चंस यहाँ भी आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यहाँ पर 35 to 42 जो है आपको प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा, तो मैक्सिमम जो है 3 मार्क्स आपको मिलेगा अगर आप पूरा करेक्ट लिखते हैं देन दैट टाइम। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 43 to 48 आर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। इट इज मैंडेटरी टू आंसर एनी 4 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। तो यहाँ पर भी देखिए आपके पास ऑप्शंस हैं, यानी कि आपको 6 क्वेश्चन में से सिर्फ 4 क्वेश्चन जो है वही करने हैं, 2 क्वेश्चंस अगर नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पे कि जो एमसीक्यूज है उसका आंसर जो है वो हम लोग किस तरह से करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो आंसर करेंगे है ना, आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखेंगे, फिर 5 का लिखेंगे, फिर 8 का लिखेंगे, फिर 25 का लिखेंगे। ऐसा आप कभी नहीं करेंगे, राइट। इससे क्या होगा कि बहुत तरह का कंफ्यूजन जो है ये क्रिएट होता है, क्योंकि जो इवेल्युएशन करते हैं टीचर्स उनको ये सीक्वेंस में सारा का आंसर जो है वो याद हो जाता है, तो काफी जल्दबाजी में जो है आंसर को करेक्ट करते हैं, और उस सिचुएशन में हो सकता है कि आपको आंसर सही होने के बावजूद हो सकता है मे बी स्लाइटली पॉसिबल है कि आपका थोड़ा सा कम मार्क्स आ जाए, या फिर टीचर जो है उसने एक बार जो है करेक्ट कर लिया, फिर थोड़ा सा आपको पता चल गया टीचर को कि नहीं ये तो सीक्वेंस में नहीं लिखा है, उसको करेक्ट कर देगा, लेकिन एक इम्प्रेशन जो है वो काफ़ी खराब बनता है, और उसकी वजह से जो दूसरे क्वेश्चंस है उसमें आपको कंपैरेटिवली कम मार्क्स मिल सकता है। कहने का मतलब है कि जो भी एमसीक्यूज आप सॉल्व करेंगे आंसर शीट पे, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल आपको सीक्वेंस में लिखना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप फर्स्ट टाइम जो है अगर आप उसका आंसर नहीं कर रहे, नो प्रॉब्लम, जब आपको आए तो आपको उसी सीक्वेंस पे लिखना है। आप सीक्वेंस में इस तरह से लिख देंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से लिखेंगे, राइट। अगर इसका आंसर जो है सपोज करिए ए है तो आप ए लिख देंगे। आपको हो सकता है कि ए के साथ जो है आप सोच रहे हैं कि उसका ऑप्शंस को लिख दें, तो यहाँ पर ए में जैसे 5.8 इंटू 10⁻⁻18 है, अगर वो आंसर है, हालांकि इसका आंसर वो नहीं है, तो यहाँ पर उसको भी साथ में यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ऑप्शन जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखना है। साथ में ऑप्शन का आंसर उन लोगों के लिए है जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, या फिर वो बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं और वहाँ पर बहुत सारा ओवर राइटिंग करते हैं, तो ओवर राइटिंग से भी आपको बचना है। अगर मान लो कि मिस्टेक वाइज है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया और आपने जो है आंसर गलत किया है, तो उस परिस्थिति में उसको करेक्ट कर देंगे, उसको पहले काट देंगे। जैसे मान लो कि इसका आंसर जो है ए नहीं है, तो इसको ऐसे सिंपल काट देंगे और यहाँ पर सी लिख देंगे, जो भी आंसर है उसको आप वहां पे लिख देंगे। और बिल्कुल इस तरह से आपका सीक्वेंस में ही होना चाहिए, राइट। सीक्वेंस में लिखना जो है ये बेहद जरूरी होगा अगर आपको एक अच्छा इंप्रेशन जो है एमसीक्यूज के साथ ही स्टार्टिंग से ही आपको बना के चलना है देन दैट टाइम। अब आइए, वादा था कि जो भी मॉडल क्वेश्चन सेट है उसका हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, बिल्कुल डिटेल में करेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, है ना। तो किस तरह से इसका आंसर कौन सा होगा, क्यों होगा, और उससे मिलते जुलते जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे
कि अगर इस क्वेश्चंस के अलावा अगर थोड़ा सा इसमें ये चेंजेस कर दे, है ना, तो उसका आंसर जो है किस तरह से चेंज हो जाएगा। तो अगर कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है तो आंसर भी आप करेक्ट करेंगे, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट हमें नहीं है। तो मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसके पीछे का रीज़न ये है कि मुझे ये जो थ्योरीज में 70 मार्क्स है उसमें कम से कम जो है हमको 65 चाहिए। तो 65 टू 70 जो है आपका मार्क्स हो, इसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। आपको भी उसी के अकॉर्डिंगली मेहनत करना है। तो 65 मिनिमम, आप मैक्सिमम 70 ला सकते हैं, मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है पहला क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज पॉसिबल। इसमें कौन सा चार्ज जो है पॉसिबल है, और यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस जो हैं वह दिए गए हैं। तो कौन सा चार्ज पॉसिबल है, तो ये सीधा सीधी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का केस है। और आपने क्या पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि Q इज इक्वल टू NE है, यानी कि the total charge on a particle is always some integral multiple of smallest unit of electric charge होता है, यानी कि Q is equal to NE है। यहाँ पर N जो है वह क्या है, एक इंटेजर नंबर है। N क्या है, एक इंटेजर नंबर है। तो N का वैल्यू जो है कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर देखिए ऑप्शंस को देखने से भी पता चल जाएगा कि अगर हम लोग n इज इक्वल टू लिखना चाहें तो n इज इक्वल टू क्या लिखना है, Q बाई ई। तो ये E का वैल्यू जो है वो तो फिक्स है कि 1.6 है ना, इंटू 10 टू द पावर क्या है -19 है, राइट। तो यहाँ पर 1.6 से कौन जाएगा, राइट, कौन कटेगा। अब यहीं से देखिए ये 5.8 जो है वो 16 से जा नहीं रहा है, 4.5 नहीं जा रहा है, 8.6। तो सबसे पहले जो है आपको इसको देखना है कि क्या n का वैल्यू जो है वह एक इंटीजर नंबर आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर देखो क्या है, q का वैल्यू जो है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -18 है। e का वैल्यू आप जानते हैं कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है -19 होता है। तो आप देखो 3.2 है और नीचे क्या है 1.6 है। तो यहाँ पर सीधा सीधी जो है, ठीक है, एक के बाद पॉइंट एक के बाद पॉइंट कैंसल आउट हो गया, ये 2 हो गया। तो यहाँ पर 2 इंटू 10 टू द पावर -18 प्लस 19 हो जाएगा। अगर -19 ऊपर जाएगा देन दैट टाइम। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 10 यानी कि 20 आ गया, राइट। तो n का वैल्यू जो है अगर इंटेजर आ रहा है वो फ्रैक्शन में नहीं है, कहने का मतलब है कि वह चार्ज पॉसिबल है। तो पहला का आंसर जो है वह होगा हमारा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए पॉइंट चार्ज Q is placed in an electric field E। एक पॉइंट चार्ज Q है, उसको प्लेस किया गया है कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड E में। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज विल बी। तो फोर्स एक्सपीरियंस कितना होगा, ये हमारा सवाल है। तो यहां पर देखिए आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F बाई Q नॉट होता है। तो ये जो Q नॉट है वह हमारा सिंपल टेस्ट चार्ज है। तो यहाँ पर हम लोग E इज इक्वल टू, यहाँ पर सिंपल जो Q नॉट है उसके जगह में कैपिटल Q रखा गया है एज ए पॉइंट चार्ज, है ना। तो E इज इक्वल टू F बट्टा यहाँ पर हम लोग लिख देंगे Q। तो F जो है ना, पूछा गया है द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज विल बी। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा QE। यहाँ पर अगर ऑप्शंस देखा जाए तो F इज इक्वल टू क्या है QE। यहाँ पर सिर्फ मॉडुलस की बात हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पर वेक्टर का सिंबल नहीं लिखा गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, तो QE हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C are added in parallel connection, then the equivalent capacitance will be, है ना। तो एक
हमेशा याद रखेंगे कि जो सीरीज का इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है और जो पैरेलल है और कैपेसिटेंस का है ना, रेजिस्टेंस का और कैपेसिटेंस का, ये जस्ट एक दूसरे से रिवर्स है। किस तरह से, यहाँ पे देखिए, अगर सपोज करिए दो रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है R1 और R2 है ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। अगर हम लोग पैरेलल के केस में देखते हैं तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट, जो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, 1/Rp इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। लेकिन कैपेसिटर्स के केस में अगर हम लोग देखें तो ये जस्ट रिवर्स होगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, सीरीज के केस में 1/Cs इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा, और पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो जो भी पूछे, रेजिस्टर का पूछे या कैपेसिटर का पूछे, दोनों आप आसानी से सॉल्व कर सको, इसलिए मैं कंपैरेटिव बता रहा हूं। अब यहां पर देखिए, अगर कैपेसिटेंसेस जो हैं, अगर C1 और C2 इन दोनों का वैल्यू अगर सेम है, तो उस परिस्थिति में इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो 1/Cs इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C, है ना। तो इस तरह से एलसीएम लिया C और ये 2 हो गया, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज जो है ये हो जाएगा हमारा कितना, C/2। तो अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर है और उन सबका कैपेसिटेंस सेम है, तो उस परिस्थिति में यही फॉर्मूला जो है हमारा Cs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो C/n हो जाएगा। अब इस केस में देखें, पैरेलल के केस में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू C1 प्लस C2 है। अगर दोनों का कैपेसिटेंस सेम है तो Cp इज इक्वल टू C प्लस C, हम लोग 2C लिख सकते हैं। और अगर एक जनरलाइज केस की बात करें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, NC। n नंबर ऑफ कैपेसिटर है और प्रत्येक का जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू जो है वह हम लोग ले लेंगे C। अब देखते हैं यहां पर क्या है, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C, 3 कैपेसिटर है और तीनों का कैपेसिटेंस जो है वह कितना है, C है, आर एडेड इन पैरेलल कनेक्शन। उसको कैसे ऐड किया गया है, पैरेलल कनेक्शन में, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी, तो n का वैल्यू यहां पर 3 है ना, और प्रत्येक का कैपेसिटेंस C है, तो यहां पर हो जाएगा हम लोगों का 3C। तो अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों का आंसर जो है वह कितना हो जाएगा, 3C हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन रहता और इस पैरेलल के बजाय अगर वहां सीरीज रहता, तो उस परिस्थिति में हमारा C कितना हो जाता, 3 हो जाता, क्योंकि n का वैल्यू कितना है 3 और सबका कैपेसिटेंस का वैल्यू अगर सेम है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज जो है C/3 हो जाएगा। और यहाँ पर चूंकि केस है पैरेलल का, तो इस केस में हम लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 3C, और ये है हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों को निकालना है इन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम for Gaussian surface that encloses the 3 charged particles in free space is, Q1 का वैल्यू है -14 नैनोकूलम, Q2 का वैल्यू है 78.85 नैनोकूलम और Q3 का वैल्यू जो है -56 नैनोकूलम है। ये सारे के सारे बोला जा रहा है इनक्लोज चार्जेस हैं, राइट। तो चार्ज जो है अगर इनक्लोज है, उस परिस्थिति में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E इज इक्वल टू क्या होता है, तो Q/ε0 होता है। तो यहां पर Q जो है वो नेट चार्ज है, टोटल चार्ज है, और ये तीनों के तीनों चार्जेस जो हैं वह हम लोगों का इनक्लोज्ड है, यानी कि इन सबको हम लोगों को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो -14, Q2 की वैल्यू जो है +78.85 और -56, ये हम लोगों का
नैनो कूलम है और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे -14 प्लस 78.85 -56 को, तो ये हम लोगों का आ रहा है 8.85 और नैनो दैट मीन्स क्या, तो 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये कैंसल आउट हो गया। अब आप यहाँ पे देखो 10⁻⁻9 है, -12 ऊपर चला गया तो +12 हो गया, दैट मीन्स ये 10 कितना हो जा रहा है 3 हो जा रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वह कितनी हो जाएगी 10⁻3 यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये ऑप्शन जो है हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ए 10⁻3। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटेंस C when it is completely filled with a dielectric of dielectric constant 5, the percentage increase in the capacitance will be। तो यहां पर देखिए कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट S बाई D होता है। S यहाँ पर सरफेस एरिया होगा, S को आप A भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट S बाई D, ये कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विदाउट ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन देम। लेकिन यहाँ पर C का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट S बाई D है ना, इसकी वैल्यू जो है वह कितनी है C, एयर के केस में है ना। when it is completely filled with a dielectric of dielectric constant 5, अगर जो बीच का जो गैप है जहां पे पहले एयर था उसको पूरा का पूरा अगर डाई इलेक्ट्रिक से अगर आप भर दे रहे हो, तो उस परिस्थिति में जो कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एस बटा क्या हो जाएगा डी। अब आप यहां पर देखो सी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका वैल्यू कितना है 5, तो यहां पर एप्सिलॉन आर के जगह में 5 रख दें तो 5 एप्सिलॉन नॉट एस बाई डी हो जाएगा। तो हम लोगों को निकालना क्या है, परसेंटेज इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस। तो परसेंटेज इंक्रीज अगर आप निकालना चाह रहे हो तो यहां पर पहले इंक्रीज को लिखेंगे, तो पहले एप्सिलॉन नॉट एस बाई डी था, अब 5 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट एस बाई डी आ रहा है। कहने का मतलब इंक्रीज जो है वह हमारा कितना हो रहा है 5 टाइम्स हो रहा है। इंक्रीज कितना हो जा रहा है जी, तो 5 टाइम्स हो जा रहा है। तो उसको डिवाइड करेंगे इनिशियल से एंड देन आफ्टर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से 100। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा, तो 5 एप्सिलॉन नॉट एस बाई डी हो जा रहा है। शुरुआत में हम लोगों का एप्सिलॉन नॉट एस बाई डी था, उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, तो 500% जो है ये हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा और ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो 5 के ठीक सामने है ना जो आंसर लिखोगे, कैसे लिखोगे 5 के सामने सी, बहुत अगर इच्छा है तो सी के सामने 500%, इस तरह से आंसर हम लोग करेंगे। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ कॉपर एज कंपेयर टू दैट ऑफ थिन वायर ऑफ कॉपर, यानी कि दोनों कॉपर ही है, रॉड जो है कॉपर का ही है लेकिन एक थिन वायर कॉपर है और दूसरा जो है सिंपल कॉपर रॉड है, यानी कि जो मटेरियल है उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। तो जहां तक सवाल है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वह जो भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर है वह डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, बट इट इज इंडिपेंडेंट टू द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर।
तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि अगर कॉपर को आप चेंज करते, है ना, कॉपर के बजाय जो है दूसरा ले लेते, तब तो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करेगा, लेकिन मटेरियल जो है वो सेम है। आप देख रहे हो कि कॉपर रॉड है, थीन वायर ऑफ कॉपर है, मटेरियल में किसी भी तरह का चेंज नहीं है, सिर्फ उसका डायमेंशन चेंज हो रहा है। तो डायमेंशन पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज नहीं करता है। कहने का मतलब है कि आप जो है कॉपर का रॉड लो या थीन वायर ऑफ कॉपर लो, दोनों ही परिस्थितियों में उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, सेम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा सी, और सी में आप देख रहे हैं क्या है, सेम है, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह हम लोगों का ओम्स लॉ से है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 7। ओम का नियम जो है इससे रिलेटेड है, ओम्स लॉ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज। तो ओम्स लॉ वैलिड कब होगा, जब टेम्परेचर लो होगा, वेरी हाई होगा, वेरिंग होगा, या फिर कांस्टेंट होगा। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट में ही हम लोग जानते हैं, इट स्टेट्स दैट इफ ऑल द एक्सटर्नल कंडीशंस सच एज temperature, pressure, mechanical stress, strain, etc. remains constant, then the potential difference is directly proportional to the electric current। यानी कि V जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, तब होता है जब सारे के सारे एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशन जो है वो कांस्टेंट रखे जाते हैं। और जहां तक सवाल है टेम्परेचर का, तो ये एक्सटर्नल कंडीशन ही है, यानी कि टेम्परेचर जो है उसको कांस्टेंट रखेंगे, तब उस केस में ही ओम्स लॉ जो है वह हमारा वैलिड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर शोज द करंट इन पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, देन करंट I इज इक्वल टू। यहां पर इस I का वैल्यू जो है ये हम लोगों को इनफैक्ट फाइंड आउट करना है इस दिए गए डायग्राम में। तो यहां पर देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन है आपका किरचॉफ्स पॉइंट रूल से। और किरचॉफ्स पॉइंट रूल में हमने बताया है, इसका वीडियो भी आपको ऑलरेडी मैंने दिया है, यूट्यूब में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। जो किरचॉफ्स लॉज है उसमें दो रूल है, एक को हम लोग बोलते हैं पॉइंट रूल या जंक्शन रूल, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं क्लोज सर्किट रूल। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो पॉइंट रूल का है। पॉइंट रूल क्या है, तो द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट और ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। जो सिग्मा आई है उसका वैल्यू किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जंक्शन पे कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। या फिर हम लोग कहते हैं एट एनी पॉइंट और ए जंक्शन द टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द टोटल आउटगोइंग करंट। जो टोटल इनकमिंग करंट होगा वह टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा एक जंक्शन हो गया, ठीक है। अभी जंक्शन की तरफ जो है 2 एम्पियर और 2 एम्पियर, दोनों 2 एम्पियर है, जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, ये इनकमिंग करंट हो गया। ये वाला आउटगोइंग करंट है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर, राइट। तो इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट जो है दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब यहां पे देखिए ये हो गया हमारा एक जंक्शन, इधर से आ रहा है 4 एम्पियर और इधर चला गया 1 एम्पियर। इनकमिंग करंट कितना है, 4 एम्पियर। जो आउटगोइंग करंट है उसमें एक है 1 एम्पियर, बचा कितना, तो यहां पर आ जाएगा हम लोगों का 3 एम्पियर। अब नेक्स्ट जो है जंक्शन है, आप देखिए यहां पर ये वाला जंक्शन है, इसमें 3 एम्पियर जो है ये हमारा क्या है, इनकमिंग करंट है। आउटगोइंग करंट अगर देखा जाए तो इधर है 1.3। अब यहां पर ये जो I की वैल्यू है वह कितना होगा, तो 3.0 माइनस 1.3। इन दोनों को हम लोगों को सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर देना है, फाइनल आंसर जो है आ जाएगा। ये क्या है, इनकमिंग करंट है, ये दोनों मिल के आउटगोइंग करंट है, यानी कि 1.3 एम्पियर और जो निकालना है I, दोनों को मिलकर
3 एम्पियर होना चाहिए, तो जो रिमेनिंग वैल्यू है वो कितना होगा? तो आप यहाँ पे देखिए I इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका 7 आ गया और 2 में 1 चला गया तो 1, तो 1.7 एम्पियर। आप देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें हम लोगों का 1.7 एम्पियर दिया गया है, 1.7 एम्पियर, तो दैट इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह हम लोगों का क्या है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है या सिंपल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का जो यूनिट है वो हम लोग तो जानते हैं कि टेस्ला है, लेकिन यहाँ पे वेबर और मीटर इसके रिस्पेक्ट में आपको यूनिट बताना है कि क्या होगा। तो ये सिंपल कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, तो बी डॉट ए, यानी कि अगर हम लोग बी की बात करें तो फाई बट्टा ए होगा। फाई जो है ये हम लोगों का मैग्नेटिक फ्लक्स है और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है ये हो गया वेबर, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में हम लोग देख रहे हैं कि वेबर पर मीटर स्क्वायर है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू ए सोलेनोइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नंबर्स ऑफ टर्न्स, करंट, रेडियस या फिर नन ऑफ दिस। इन चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये हम लोगों को देखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड, इसका भी वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है, आप हमारे जो चैनल है कॉग्निसेंट एकेडमी उसको सर्च मार के आप उसको देख सकते हैं। मैंने 2024 का जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उस प्लेलिस्ट पे जाएं जिसमें मैंने लिखा है मिशन, है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 फॉर 12th। तो वहां पर जाएं, आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड जो है उसका पूरा का पूरा एक्सप्रेशंस का वीडियो जो है वह आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो फाइनल रिजल्ट आता है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड बी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई। यहाँ पर एन जो है स्मॉल एन जो है वह क्या है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू ए सोलेनोइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप देख रहे हैं स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो आपका नंबर ऑफ टर्न्स पे तो डिपेंड कर रहा है। आप देख रहे हो आई है यानी करंट पे भी डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस स्मॉल d carry a current of I ampere in the same direction they will। तो यहाँ पर एक चीज को याद रखेंगे कि दो पैरेलल अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, अगर इन दोनों के दोनों पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स जो है अगर इनका डायरेक्शन सेम होगा तो वहां पर इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और डायरेक्शन जो है करंट का अगर एक दूसरे के अपोजिट होगा तो उस सिचुएशन में अगर हम लोग देखें तो वहां पर फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो रिपल्सन वाला जो दो ऑप्शंस होंगे, यहाँ पे देखिए रिपेल ईच अदर, तो ये दोनों ऑप्शन जो है ये हमारा क्रॉस हो गया। ठीक है, तो अब आइदर ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा क्या। अब यहाँ पे देखिए हमने इसका भी वीडियो बना रखा है, फोर्स ऑन ए पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसका वैल्यू जो है कितना होता है, इस पर भी आप उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि वो 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू आता है फोर्स का वह क्या होता है,
तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I1I2 बाई, है ना, यहाँ पर हमने r लिया था, लेकिन क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, तो हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, d ले लेंगे। टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d, है ना, कैरी ए करंट I एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन, यहाँ पर करंट जो है इन दोनों का I है, ठीक है। तो डायरेक्शन सेम होने की वजह से जो फोर्स है ये तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, दोनों के बीच का सेपरेशन हम लोगों का d है। तो यहाँ पे देखिए फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I1 और I2 दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का I स्क्वायर बट्टा d, ये हो गया 2 दूनी 4, तो F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2, इधर पे हो गया हम लोगों का I स्क्वायर और ये d, तो F इज इक्वल टू म्यू नॉट I स्क्वायर बाई 2d, है ना, यहाँ पर पाई भी है, 2 पाई d, तो जहां कहीं भी अगर है वही हमारा करेक्ट आंसर है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, म्यू नॉट I स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई d है, और सी में क्या है, अट्रैक्ट तो कर रहा है लेकिन म्यू नॉट I स्क्वायर बटा 2 पाई d स्क्वायर कर दिया, दैट्स वाई वो गलत है, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, और जो फोर्स की वैल्यू होगी वह कितनी होगी, तो म्यू नॉट I स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई d। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, दोनों का एसआई यूनिट सेम है, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, हेनरी, है ना। जूल जो है आप जान रहे हो कि वर्क और एनर्जी का यूनिट होगा, कूलम जो है चार्ज का यूनिट है, वेबर किसका है, वेबर किसका है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का है, और हेनरी जो है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का है, राइट। तो एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, आंसर होगा हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द काउज ड्यू टू व्हिच इट इज प्रोड्यूस्ड, दिस लॉ इज नेम्ड एज, है ना, जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है वो हमेशा उस काउज को अपोज करता है जिस काउज की वजह से वो डेवलप करता है, राइट। तो यहां पर देखिए ये ओम्स लॉ तो नहीं है, किरचॉफ्स लॉ नहीं है, फैराडेज लॉ नहीं है, ये कौन सा लॉ है, लेंजेस लॉ, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, लेंजेस लॉ का स्टेटमेंट को ही यहां पर दे दिया है। लेंज लॉ क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट is always such that it opposes the cause due to which it is produced, ये क्या है, लेंजेस लॉ है। आपको जो 1 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होता है जिसमें आपको 1 लाइन में लिखना रहता है, वहां पर लेंज लॉ क्या है, व्हाट इज लेंज लॉ, ये भी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 13 है वह लेंजेस लॉ का स्टेटमेंट पे बेस्ड है ना। तो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द काउज ड्यू टू व्हिच इट इज प्रोड्यूस्ड, दिस लॉ इज नेम्ड एज लेंजेस लॉ, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में है, द हीट प्रोड्यूस्ड in a given resistance in a given time by the sinusoidal current I naught sin omega t will be the same as that of a steady current of magnitude nearly। तो यहाँ पर जब कभी भी साइनोसॉइडल करंट हो I naught sin omega t की बात हो, दैट मीन्स ये अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहा है। तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, तो the electric current whose magnitude changes continuously with time and direction reverses periodically। तो चूंकि करंट का जो वैल्यू है वो टाइम के साथ जो है वह लगातार क्या करता है, चेंज करता है। तो इस तरह से हम लोग I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो I क्या है, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट है, क्योंकि करंट का वैल्यू जो है वह यहाँ पर टाइम के साथ लगातार चेंज कर रहा है।
तो इस अल्टरनेटिंग करंट को दिखाने के लिए I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो अब करंट का वैल्यू जो है वह टाइम के साथ लगातार चेंज कर रहा है, इसलिए चेंज्ड करंट जो है इसको हम लोग दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो आइदर मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। तो यहां पर देखिए ये रूट मीन स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोग रूट मीन स्क्वायर या फिर आरएमएस बोल सकते हैं, या फिर और वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इसको हम लोग आईबी या फिर आईआरएमएस से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है वह एक्चुअल में है क्या, तो इट इज दैट स्टडी करंट, ये वह स्टडी करंट है, इट इज दैट स्टडी करंट which when pass through a resistance, जो किसी रेजिस्टेंस के थ्रू पास कर रहा है, कितना समय के लिए, तो फॉर हाफ टाइम पीरियड of alternating current will produce the same amount of heat as done by the alternating current in the same time in the in the same resistance। तो यहां पे देखिए अगर मान लो कि एक रेजिस्टर के थ्रू, एक रेजिस्टेंस के थ्रू एक अल्टरनेटिंग करंट T/2 समय के लिए पास कर रहा है, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है, अगर एग्जैक्टली उतना टाइम में और उसी रेजिस्टेंस के थ्रू अगर एक स्टडी करंट को पास किया जाए और सेम अमाउंट ऑफ हीट जो है प्रोड्यूस करता है, तो वह जो स्टडी करंट है इसी को हम लोग रूट मीन स्क्वायर या फिर वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, इट इज दैट स्टडी करंट व्हिच व्हेन पास थ्रू ए रेजिस्टेंस फॉर हाफ टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट will produce the same amount of heat as done by the alternating current in the same time through the same resistance। तो ये आपका वर्चुअल वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का क्या होता है, डेफिनेशन। अब यहां पर देखिए ये जो हम लोगों का IV का वैल्यू है या IRMS का वैल्यू है, ये कितने के बराबर होता है, तो I नोट बाई √2 के बराबर होता है। IRMS का वैल्यू कितना होगा, I नोट बाई √2 के बराबर। अब यहां पर अगर I नोट को हम लोग 1.414 से डिवाइड करेंगे तो इस IRMS का वैल्यू जो है ये आता है 0.707 टाइम्स ऑफ I नोट। यानी कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है वह पीक वैल्यू, I नोट क्या है, पीक वैल्यू, ये वाला जो करंट है यहां पर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं I नोट। तो ये जो पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है उससे 0.707 टाइम्स होता है, या फिर उसको हम लोग लिख सकते हैं 70.7% ऑफ I नोट होता है। अब आइए क्वेश्चन में, the heat produced in a given resistance in a given time by the sinusoid current I नोट sin omega t will be the same as that of steady current of magnitude nearly by, तो वह कितना के बराबर होगा, तो 0.707 टाइम्स ऑफ I नोट। जो पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है उससे 0.707 टाइम्स ऑफ I नोट जो है ये होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू, है ना, और वही आपका क्या है, स्टडी करंट है, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0.707 I नोट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, और ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है वह क्या है, ठीक है। द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, अगर रे ऑफ लाइट जो है ये ट्रेवल कर रहा है रेयरर मीडियम से कहां पर, डेंसर मीडियम में, तो बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, डज नॉट चेंज इट्स पाथ, या फिर नन। तो यहां पर ये केस है सिंपल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से भी रिलेटेड जो है वह आप वीडियोस में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर सपोज करिए ये हम लोगों का है ना एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसको हम लोग बोल रहे हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये क्या कर रहा है कि ये दो
मीडियम को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है। सपोज करिए ऊपर वाला जो है हम लोगों का रेयरर मीडियम है और नीचे वाला जो है वह हम लोगों का क्या है, डेंसर मीडियम है। अगर एक रे ऑफ लाइट वह ट्रेवल कर रहा है, कहां से ट्रेवल कर रहा है, तो आप देखिए ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, तो इस तरह से इसको जाना चाहिए। जब ये डेंसर में आएगा तो वह हमेशा बैंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। यही अगर रिवर्स होगा कि अगर रे ऑफ लाइट जो है डेंसर से रेयरर जाएगा तो इट बैंड्स अवे टू द नॉर्मल। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अगर रे ऑफ लाइट जो है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगा तो इट बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट होगा कि जो रे ऑफ लाइट है वो बैंड करेगा किधर, टुवर्ड्स द नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द लाइट ट्रैवलिंग थ्रू ऑप्टिकल फाइबर इज ड्यू टू, है ना। तो लाइट ट्रैवलिंग थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स, तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स है ये एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, तो ये करेक्ट आंसर होगा कि द लाइट ट्रैवलिंग थ्रू ऑप्टिकल फाइबर इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, तो ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है इससे भी रिलेटेड आपको वीडियोस प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 का देखिए या फिर मिशन 2024 का बोर्ड एग्जाम का प्लेलिस्ट देखिए, आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी डिटेल जानकारी वहां पर मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, है ना। द इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसका मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए भी आपको एग्जामिनेशंस में आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड जो वीडियो है उसको पूरा देखिए, आपका सारा का सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक्चुअल में क्या होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेस, है ना। इसमें से एक का फोकल लेंथ और एपर्चर जो है वह कंपैरेटिवली क्या होता है, छोटा होता है, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सिंपल उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। और जो दूसरा है, ठीक है, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, आईपीस लेंस। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया और ये हो गया हम लोगों का आईपीस लेंस। यहाँ पर क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग फोकस के अंदर रखते हैं। मान लिया जाए ये PQ जो है ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे रखा है, तो फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव के अंदर। क्यों रखा है, ताकि ये आपका एक रियल और मैग्नीफाइड इमेज जो है वो दूसरे साइड बना सके। क्योंकि अगर यहाँ पर फोकस के अंदर, मैंने क्या बोला, फोकस के अंदर, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि फोकस के अंदर रखेंगे तो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इधर ही रह जाएगा, आईपीस का कोई काम नहीं होगा। आईपीस से देखेंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ये बहुत ही मैंडेटरी कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट दैट शुड बी प्लेस्ड बियॉन्ड फोकस, इधर होना चाहिए, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर आप उसमें, है ना, 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, अगर ये बना देते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा आईपीस बड़ा, तो आपका 1 नंबर हो गया। अगर इस ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रख दिए, है ना, F0 जो है आप यहाँ पे लिख दिए और ऑब्जेक्ट को यहाँ, सब कुछ करेक्ट कर दे, तब भी आपको नंबर जो है कटेगा। क्यों, क्योंकि ये मैंडेटरी कंडीशन है कि ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U0, है ना, और ये F0 है, तो U0 जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन F0। U0 की जो वैल्यू है वह F0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। क्यों, ताकि ये एक रियल और मैग्नीफाइड या लार्ज इमेज जो है वो बना सके दूसरी साइड। इस चीज को याद रखिएगा, मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे बना दिया, है ना। अगर आप उस चीज को करेंगे तो डेफिनेटली जो है आपका मार्क्स डिडक्टेड होगा। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए।
अब यहां पर देखिए PQ जो है फोकस के बियॉन्ड होना चाहिए, एकदम इस चीज को गांठ बांध दीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक रे जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा और दूसरा जो है इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर एक रियल इमेज जो है वो बन रहा है P1 Q1। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए जो है P1 Q1 क्या है, इमेज है। आईपीस के लिए वही ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ऐसे जाएगा, ये इधर जाएगा, ये ऐसे, और इस तरह से जो है यहाँ पर हम लोगों का फाइनल P2 Q2 जो है ये हम लोगों का इमेज बनता है। लेकिन यहाँ सवाल क्या है, द इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसका ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा है, जिसको हमने O से डिनोट किया है, तो वह कैसा इमेज बनाएगा। तो ये कैसा बनाएगा, तो दूसरे साइड बनाएगा, जरूरी है। और यही वजह है कि इसको हम लोग फोकस से पीछे रखते हैं, तो ये रियल हो गया। अब रियल है तो ऑब्वियसली इन्वर्टेड होगा, और यहाँ पर फोकस के अगर पीछे है तो रियल एंड लार्ज इमेज बनाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन ढूंढते हैं कहां पर है, तो आप देखिए वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड है, रियल एंड डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड मींस होता है छोटा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको रियल और लार्ज मिल रहा है। तो जहां तक सवाल है ऑब्जेक्टिव लेंस का, इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो वह एक रियल और लार्ज इमेज बनाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स फॉर द प्रोपगेशन ऑफ ए वेव वाज फर्स्ट गिवन बाय। जो आइडिया है सेकेंडरी वेवलेट्स का, इसको दिया था हाइजेंस ने, है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल रहा है। तो सेकेंडरी वेवलेट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको हाइजेंस ने दिया था, और हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल भी पढ़ते हैं, और ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ए डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन एयर एंड द एंटायर अरेंजमेंट इज डिप्ड इन वाटर द फ्रिंज विड्थ, है ना। तो अगर एक डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट जो है ये हम लोग कर रहे हैं एयर में, अगर पूरा का पूरा जो एंटायर सेटअप है उस पूरे एंटायर सेटअप को अगर हम लोग डिप कर देते हैं वाटर में, तो जो फ्रिंज विड्थ है उसमें किस तरह का चेंजेस आएगा, बढ़ेगा, घटेगा, चेंज नहीं होगा, या फ्रिंज पैटर्न ही डिसअपियर हो जाएगा, ये सवाल है। तो यहाँ पे देखिए जो फ्रिंज विड्थ होता है इंटरफेरेंस के केस में, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। यहाँ पे जो कैपिटल डी जो आप देख रहे हैं ये स्लिट और जो स्क्रीन है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल डी से दिखाते हैं। स्मॉल डी जो है ये सेपारेशन होता है दोनों स्लिट्स के बीच का। तो अगर आप एयर से पूरा का पूरा अरेंजमेंट को, पूरा जो सेटअप है, अगर उसको आप वाटर में डीप कर दोगे तो कैपिटल डी और स्मॉल डी के वैल्यू में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस जो है वह नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। चेंज किस पे होगा, ये लैम्डा पे होगा, क्योंकि जब आप उसको वाटर में डीप करोगे एयर से तो ये चेंज हो जाएगा, लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा। तो यहां पे देखिए वैल्यू चेंज होगा इस कंडीशन में, जब डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट जो आप एयर पे कर रहे थे, पूरा एंटायर अरेंजमेंट को अगर आप वाटर में डीप कर दोगे तो चेंज होगा क्या, तो सिर्फ और सिर्फ उसका वेवलेंथ। तो आप यहाँ पे देखिए जो वेवलेंथ है लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाई क्या हो जाएगा, म्यू। म्यू जो है वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसका, वाटर का। तो आप उस वैल्यू से लैम्डा को अगर आप डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली लैम्डा का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अगर लैम्डा का वैल्यू जो है रिजल्टेंट लैम्डा का वैल्यू घटेगा तो बीटा जो है आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, वेवलेंथ है। तो अगर वेवलेंथ की वैल्यू जो है डिक्रीज करेगी वाटर में डीप करने की वजह से, तो फ्रिंज विड्थ का वैल्यू भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डिक्रीजेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस या डी ब्रॉगलीज लॉ जो है, इसका भी वीडियो जो है आपको मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m एंड काइनेटिक एनर्जी E इज गिवन बाय देयर, यहाँ पर जो सिंबल्स है हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स जो है ये दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो डी ब्रॉगली का वेवलेंथ है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है मोमेंटम, या फिर एच बाई इसको हम लोग लिख सकते हैं एम भी, राइट। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ई का वैल्यू बात हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी ई इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ एम बी स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2E इज इक्वल टू, है ना, 2 इधर आ गया तो इधर हो गया एम बी स्क्वायर। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि एम बी का वैल्यू निकाले तो दोनों तरफ जो है एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा 2ME, इधर m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर भी स्क्वायर। इस तरह से अगर देखा जाए तो एम बी का वैल्यू जो है अंडर रूट 2ME हो जाएगा। ये जो एम भी का वैल्यू है वह कितने के बराबर हो जाएगा, तो अंडर रूट 2ME के बराबर हो जाएगा। एम भी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2ME, राइट। तो यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू जो है वह कितना हो जाएगा, तो h बाई एम भी को रिप्लेस करेंगे अंडर रूट 2ME से। अब देखिए जो ऑप्शन है उसमें आप देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, h बाई अंडर रूट 2ME, राइट। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो m जो है ये हम लोगों का मास है ना, हालांकि यहाँ पर जो है आपका कैपिटल M कर दिया है लेकिन होना यहाँ पर स्मॉल m ही है, तो h बाई अंडर रूट 2ME, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यही हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। जो बोर्स का पोस्टुलेट है इसका भी वीडियो जो है मैंने बना के यूट्यूब में डाला हुआ है, प्लेलिस्ट पे जाइए और जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है उसका वीडियो देखिए, सारा प्रॉब्लम जो है बोर्स मॉडल से रिलेटेड सॉल्व आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, इन बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। ऑप्शंस में अगर आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी है, रेडियस ऑफ एन एटम है, पोटेंशियल एनर्जी है, एंगुलर मोमेंटम इज द करेक्ट आंसर। जो बोर्स पोस्टुलेट है उसमें आप देखेंगे कि जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है इन सेलेक्टेड सर्कुलर ऑर्बिट में, और उसको रोटेट करने के लिए जो जरूरी सेंट्रीपेटल फोर्स है वह देता है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है जो डिफरेंट एनर्जी स्टेट में डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वही ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करते हैं जिस ऑर्बिट में ना तो ये एनर्जी लूज करते हैं और ना ही एनर्जी गेन करते हैं। तो कौन सा ऐसा ऑर्बिट होगा जहां पे एनर्जी ये ना लूज और ना ही गेन करेंगे, तो जहां पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है NH बाई 2 पाई के बराबर होगी। n जो है यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल लैंग्वेज में लिख दिया है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जहां पर NH बाई 2 पाई के बराबर होती है वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ना तो वो एनर्जी लूज करेंगे और ना ही गेन करेंगे, यानी कि उस ऑर्बिट में वो कंटिन्यूअसली जो है वो रोटेट कर सकते हैं, राइट। क्योंकि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ये ड्रॉबैक्स था कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में तो वह एनर्जी लूज करेंगे और फाइनली कोलैप्स कर जाएंगे न्यूक्लियस पे, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डिफिनिट जो सर्कुलर ऑर्बिट्स है वहीं पे रिवॉल्व करते हैं, और वह डिफिनिट सर्कुलर ऑर्बिट्स कौन से होंगे, तो जहां पर एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वह NH बाई 2 पाई के बराबर होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, n इज इक्वल टू 2, है ना, या फिर यहाँ पे देखिए द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 3 4 5 6 टू n इज इक्वल टू 2 कॉरेस्पॉन्ड टू।
तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए n के जगह में है ना n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर वो कहाँ से ट्रांजिस्ट होके आएंगे, तो 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन से। अगर पहले में आएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। इसको क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है n इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, और ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, तो 2 को छोड़ के यहाँ से 3 4 5 6, यहाँ से n इज इक्वल टू 2 में आ रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, 2 3 4 5 6, यहाँ से 1 में आ रहा है। तो अगर 3 4 5 6 जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ये अलग अलग जो ऑर्बिट्स है वहां से इलेक्ट्रॉन अगर n इज इक्वल टू 2 में आ रहे हैं तो इसको बोला गया बाल्मर सीरीज, क्योंकि इसकी स्टडी जो है बाल्मर ने की थी। ठीक इसी तरह से अगर n इज इक्वल टू 3 है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे पाश्चन सीरीज, यानी कि इसका ट्रांजिशन कहां से होगा, तो 4 5 6 एंड सो ऑन से। अगर n इज इक्वल टू 4 है ना, तो लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज है ना, और फाइनली जो है अगर n इज इक्वल टू 5 है तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का पीफन सीरीज, राइट। तो अगर 5 पे फाइनली रिटर्न आ रहा है तो कहां से वो आएगा, 6 और 7 से आएगा। n इज इक्वल टू 4 है तो कहां से आएगा, 5 6 7 से आएगा। n इज इक्वल टू 3 है तो कहां से आएगा, तो 4 5 6 इससे आएगा। तो कहां पर आता है उसको आप देखेंगे। अगर ये 1 रहेगा, 2 n इज इक्वल टू 1, तो ये लाइमन सीरीज होगा। n इज इक्वल टू 2 तो बाल्मर सीरीज होगा। n इज इक्वल टू 3 तो पाश्चन सीरीज होगा। n इज इक्वल टू 4 तो ब्रैकेट सीरीज होगा, और n इज इक्वल टू 5 तो पीफन सीरीज होगा। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 है ना, द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 3 4 5 6 टू n इज इक्वल टू 2, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो 2 है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बाल्मर सीरीज। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल न्यूक्लियस एज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन scattering is 3.6 femtometer. What is the mass number of the nucleus most likely to be? तो यहाँ पर साइज ऑफ द न्यूक्लियस में हमने बताया था कि R इज इक्वल टू आर नॉट ए का पावर 1/3 होता है ना। तो यहाँ पर a का वैल्यू जो है ये फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। तो a का पावर 1/3 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं r/r0। तो इस तरह से अगर आप देखो तो a इज इक्वल टू r/r0 का पावर जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए r का जो वैल्यू है वह है 3.6 फेम्टोमीटर, और ये जो r0 है इसकी वैल्यू होती है 1.2 फेम्टोमीटर, राइट। तो यहाँ पर देखिए a का वैल्यू कितना आएगा, तो r जो है आपका 3.6 फेम्टोमीटर है, ये 1.2 फेम्टोमीटर होता है का होल क्यू लिखेंगे, तो ये हो गया आपका 3 है ना। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। तो ये जो मास नंबर है ए की वैल्यू जो है वह कितनी होगी, 27, राइट। तो r इज इक्वल टू आर नॉट ए का पावर 1/3, ये जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस हम लोग इस तरह से निकालते हैं। a का पावर 1/3 है, इसको r/r0 लिख सकते हैं। a का वैल्यू 1/3 को अगर दूसरी साइड ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, q, r/r0 का q हो जाएगा। यहाँ पर r का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 3.6 फेम्टोमीटर, r0 का वैल्यू आपको याद रखना है 1.2 फेम्टोमीटर होता है। वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे, आपका जो मास नंबर है वह कितना आ जाएगा, 27। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू डो प्योर सिलिकॉन विथ। यहाँ पर हम लोगों का जो क्वेश्चन है वह कहाँ से है, तो सिंपल ये क्वेश्चन जो है वह हम लोगों का सेमीकंडक्टर से है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ तक सवाल है सेमीकंडक्टर का, तो सेमीकंडक्टर जो है ये हम लोगों का दो तरह का होता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जो दूसरा होता है इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्योर, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर।
अब यहाँ पे देखिए इम्प्योर या एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर जो है ये हम लोगों का दो तरह का होगा। एक को हम लोग बोलते हैं एन टाइप और दूसरे को हम लोग बोलते हैं पी टाइप। ठीक है, एन टाइप एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर कब बनता है? जब हम लोग पेंटावैलेंट एटम डॉप करते हैं। कब बनेगा? जब पेंटावैलेंट एटम डॉप करेंगे। तो अगर मान लो यहाँ पे जर्मेनियम है, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इस तरह से हम लोगों का क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो अब यहाँ पर एज ए इम्प्योरिटी हम लोगों को पेंटावैलेंट एटम जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, है ना, उसको इस जर्मेनियम पे हम लोगों को डॉप करना है। तो मान लिया जाए कि फास्फोरस है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन्स है। आपने इसको कहाँ पे मिलाया है? तो जर्मेनियम पे। तो आप देखिए यहाँ पर एक कोवलेंट बॉन्ड ये बना लिया। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ये भी बन गया और यहाँ पर भी एक बन गया। तो आप देखिए एक एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। दैट्स वाई हम लोग उसको एन टाइप एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये जो एन टाइप एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर है वो फॉर्म होता है जब हम लोग उस पर पेंटावैलेंट एटम जो है डॉप करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग पी टाइप की बात करते हैं तो ये कब होता है? तो जब हम लोग एक ट्रायावैलेंट एटम जो है डॉप करते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम है ना, तो अगर एल्यूमिनियम है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको जो है हम लोग प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल में जो है इसको हमने डॉप किया है। तो अगर आप यहाँ पर देखो, ये उधर वाला पार्ट है, एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया, दूसरा भी बन गया, तीसरा भी बन गया, लेकिन चौथा कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए आप देखिए एल्यूमिनियम के पास क्या हो गई? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। तो ये जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया उसको हम लोग बोलते हैं होल, और होल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। दैट्स वाई उसको हम लोग बोलते हैं पी टाइप एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये जर्मेनियम के बजाय हम लोग सिलिकॉन भी यूज कर सकते हैं, उसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स ही मौजूद होते हैं। टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू डॉप प्योर सिलिकॉन विथ। तो पी टाइप के लिए हम लोगों को ट्रायावैलेंट चाहिए, और ट्रायावैलेंट जो है यहाँ पर हमने एग्जांपल्स में भी बताया एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम अगर डॉप करेंगे तो वहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, यानी कि होल का क्रिएशन होगा, और होल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। दैट्स वाई इसको हम लोग पी टाइप एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आते हैं ऑन हीटिंग रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। अगर सेमीकंडक्टर को अगर हम लोग हीट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जब आप सेमीकंडक्टर को हीट करोगे तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, ये कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होगा, रिलीज होगा। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो कंडक्शन बैंड में बढ़ जाएगी, और जो भी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन कर सकते हैं, और वही कंट्रीब्यूट करते हैं किस चीज को? तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी को। तो अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है कि कंडक्शन जो है ना, वो क्या है? बढ़ रहा है, या कंडक्टेंस जो है वह हीट करने से, टेम्परेचर को बढ़ाने से बढ़ रहा है। तो कंडक्टेंस का जस्ट रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए ऑन हीटिंग रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि जब आप हीट करेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर जो है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, राइट। तो ये थे हम लोगों के ऑल 25 एमसीक्यूज जो कि मॉडल क्वेश्चन सेट में दिया गया है। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपको फाइनल एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाएंगे। तो हमने इस तरह से अपना कमिटमेंट पूरा किया। मैंने आप सबों से कमिटमेंट किया था कि जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसका सारा एमसीक्यूज का वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूंगा। तो मैंने अपना कमिटमेंट पूरा किया। अब बारी आपकी है कि कैसे आप इन सारे वीडियोस को किस तरह से यूटिलाइज करते हो और आप अपने फाइनल एग्जामिनेशंस में मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करते हो, राइट। तो खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए, जितना भी टाइम बचा हुआ है
मैक्सिमम यूज़ करिए अपना टाइम को, लेकिन स्ट्रेस जो है वो बिल्कुल नहीं लेना है। हर रोज़ छोटा छोटा टारगेट्स बनाइए, हर एक सब्जेक्ट के लिए बनाइए और उसको अचीव करिए। कॉन्फिडेंस के साथ जाइए एग्जामिनेशन हॉल में और पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करिए। कभी जो है अपने दिमाग को जो है थोड़ा सा अस्थिर नहीं होने देना है, ठीक है, दिमाग को अपने काबू पे रखना है। एग्जामिनेशंस की बात होती है, सबको डर लगता है, डर लगना भी चाहिए, थोड़ा सा प्रेशर भी बनना चाहिए और प्रेशर पे अगर आप अच्छा खेलते हो तभी रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आता है। तो आज के लिए इतना ही। बिना प्रेशर लिए जो है आपको पढ़ाई करनी है ना। हल्का फुल्का प्रेशर आएगा, वो जेन्युइन है, आने दीजिए और उसको निकलने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो आप अपने पढ़ाई को दीजिए। ठीक है, तो हमने मॉडल क्वेश्चन सेट का सारा एमसीक्यूज बता दिया, सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बता दिया। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए हमारा चैनल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप जेईई मेंस एडवांस के लिए जाते हैं, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी हमारा चैनल जो है आपके लिए काफ़ी बेहतर रिजल्ट लेकर आएगा। अगर आप जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भविष्य में आप देखेंगे कि हमारे चैनल में आपको बहुत तरह का वीडियो जो है आपके काम का मिलेगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।